आज के सेशन में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी नेटवर्किंग वाले रूम को ही। लास्ट में हमने जितना भी किया था हम उससे आगे कवर अप करेंगे। हमने टास्क 1 इंट्रोडक्शन कर लिया था, टास्क 2 हमने OSI मॉडल कर लिया था, टास्क 3 है हमारे पास एनकैप्सुलेशन। अब ना थोड़ा सा हमें ये चीज़ समझनी है कि आखिर एनकैप्सुलेशन होता क्या है। देखो, आपको एक बात याद रखनी है कि OSI मॉडल में क्या थे, अलग अलग लेयर्स थी एंड उन लेयर्स के हिसाब से चीज़ें चल रही थी। जैसे जैसे जो डेटा एक लेयर से दूसरी लेयर में पास होता जा रहा था, हर एक लेयर का हेडर डेटा के साथ जुड़ता जा रहा था एंड जैसे ही वो हेडर जुड़ता जा रहा था, जो डेटा की वो फॉर्म है वो भी चेंज हो रही थी। जैसे आप देख सकते हो कि स्टेज 1 में क्या था, एप्लीकेशन लेयर हेडर ऐड हुआ था डेटा के साथ, जिसमें आप देख सकते हो L7 हेडर। सिमिलरली जब वो डेटा आगे पास ऑन हुआ तो स्टेज 2 में प्रेजेंटेशन लेयर वाला हेडर ऐड हुआ, तब आप देख सकते हो कि डेटा के साथ L6 हेडर ऐड अप हो गया। सिमिलरली जब आप स्टेज 3 को देखते हो तब क्या हुआ, तब L5 वाला हेडर ऐड अप हो गया डेटा के साथ। एंड जितनी भी चीज़ें हो रही है, हो क्या रहा है कि सबसे पहले सिर्फ बेस डेटा था हमारे पास एंड हमारे पास अलग अलग हेडर्स ऐड अप होते जा रहे हैं लास्ट तक। स्टेज 1 से स्टेज 7 तक ये चीज़ चलती है। एंड अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये पूरी की पूरी चीज़ OSI मॉडल के ऊपर ही चल रही है। फ़र्क क्या आ रहा है, बस फ़र्क ये आ रहा है कि यहाँ पर एनकैप्सुलेट हो रही हैं चीज़ें। एनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपके पास रैपर होता है ना, रैपर में क्या होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ जाती है, कंबाइन हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर एनकैप्सुलेशन का ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। एक बार हम इसको रीड करते हैं। एज एन एग्जाम्पल, द हेडर एडेड बाय द नेटवर्क लेयर वुड इंक्लूड द थिंग्स लाइक सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस, एंड द हेडर एडेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर would include other things, information specific to the protocol being used। यहाँ पर क्या कहता है कि एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि ना हेडर ऐड किया है नेटवर्क लेयर ने। नेटवर्क लेयर पे अगर आप देखोगे स्टेज 5 आपको दिख रही है, नेटवर्क लेयर हेडर इज एडेड। इसमें क्या हुआ है कि पिछला जितना भी सारी लेयर्स का डेटा था वो सब है एंड डेटा यहाँ पर आने के बाद पैकेट्स के फॉर्म में हो जाता है एंड L3 हेडर यहाँ पर जुड़ जाता है। कहता क्या है यहाँ पर, द डेटा लिंक लेयर ऑल्सो एड्स अ पीस ऑन एट द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन विच इज यूज टू वेरीफाई दैट द डेटा हैज नॉट बीन करप्टेड ऑन द ट्रांसमिशन। दिस ऑल्सो हैज द एडेड बोनस ऑफ इंक्रीज सिक्योरिटी एज द डेटा कांट बी इंटरसेप्टेड एंड टेम्पर्ड with or without breaking the trailer. This whole process is referred to as encapsulation, the process by which the data can be sent from one computer to another. इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, जिसमें डेटा के साथ अलग अलग हेडर्स जुड़ रहे हैं एंड डेटा को एक प्रॉपर फॉर्म मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहता है, नोटिस that the encapsulated data is given a different name at different steps of the process। अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो डेटा का इनिशियल नेम था वो डेटा ही था, बट ओवर द टाइम क्या होता है कि डेटा का नाम चेंज हो जाता है, इसका जो लेबल है वो चेंज हो रहा है। अगर आगे आप देखते हो तो डेटा से आगे यहाँ पर सेगमेंट्स और डेटाग्राम्स में चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं, देन उसके बाद चीज़ें पैकेट्स बन जाती हैं, देन हमारे पास फ्रेम्स बन जाते हैं। फ्रेम्स के अंदर ही हमारे पास साथ में एक हेडर जुड़ा हुआ है और एक ट्रेलर जुड़ा हुआ है एंड यही चीज़ जब आगे रियल लाइफ में फ्लो होती है तो डेटा स्ट्रीम बनती है, जिसको हम बिट्स में मान के चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, इन लेयर्स 6, 7 एंड 5 द डेटा इज सिंपली रेफर्ड टू एज डेटा। इन द ट्रांसपोर्ट लेयर द एनकैप्सुलेटेड डेटा इज रेफर्ड टू एज अ सेगमेंट और डेटाग्राम, depending whether it is TCP or UDP has been selected as a transmission protocol। अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको बताया था कि TCP और UDP की मदद से क्या है, ये चीज़ें 2 पोर्शंस में डिवाइड हो सकती है। TCP से आ जाता है हमारे पास सेगमेंट्स एंड UDP से आ जाता है हमारे पास डेटाग्राम। TCP में क्या होता है कि चीज़ें वेरीफाई होती हैं एंड UDP में क्या होता है, सिर्फ हम डेटा थ्रो करते हैं। तो जो हमारे पास लेयर्स 7, 6 एंड 5 हैं,
वहाँ पर सिर्फ हम इस चीज़ को डेटा रेफर करते हैं, बट जैसे जैसे ये चीज़ें आगे जाती हैं इसमें क्या है, चेंजेस आते जाते हैं। एट द नेटवर्क लेयर द डेटा इज रेफर्ड टू एज द पैकेट्स। अगर आप देखोगे जब डेटा सेगमेंट्स या डेटाग्राम्स के अगले लेवल पर जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैकेट्स के अंदर। डेटा को ही हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं। एंड जब यही चीज़ हमारे पास आगे चली जाती है, यही डेटा आगे बन जाता है फ्रेम। व्हेन द पैकेट गेट्स पास डाउन टू द डेटा लिंक लेयर इट बिकम्स अ फ्रेम, एंड बाय द टाइम इट्स ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ नेटवर्क द फ्रेम हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू बिट्स। जिस वक्त डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, एंड यहाँ पर जो ये फ्रेम्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होके इनको हम बिट्स बोलते हैं, जिसको आप डेटा स्ट्रीम भी बोलते हो। इज़ इट क्लियर कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है? येस और नो करके आप मुझे बता सकते हो। प्रेम एंड साइबर, ओके, प्रेम को क्लियर है, बाकी लोगों को? सनी, ओके, तो अगर आपको इतना पोर्शन क्लियर है देन हम आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, व्हेन द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द सेकंड कंप्यूटर इट रिवर्सेस द प्रोसेस स्टार्टिंग एट द फिजिकल लेयर एंड वर्किंग अप until it reaches the application layer, stripping off the added information as it goes. This is referred to as de-encapsulation. यहाँ पर क्या कहता है कि जब हमारे पास चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही हैं एंड रिसीवर कंप्यूटर पे क्या होता है, रिसीवर कंप्यूटर पे चीज़ें फिजिकल लेयर से स्टार्ट होती हैं एंड देन वो एट द एंड जाती हैं एप्लीकेशन लेयर में। अभी अगर आप देखोगे OSI मॉडल में क्या हो रहा था, सेंडर का जो कंप्यूटर था, सेंडर के कंप्यूटर से जब चीज़ें जा रही थी वो एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से सेशन, सेशन से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क, नेटवर्क से डेटा लिंक, डेटा लिंक से फिजिकल में जा रही थी। बट जब यही चीज़ें रिसीवर के पास जाती हैं तब रिसीवर के पास ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। प्रोसेस में क्या होता है कि चीज़ें फिजिकल से डेटा लिंक, डेटा लिंक से नेटवर्क, नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से सेशन, सेशन से प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन से एप्लीकेशन में जाती हैं। इतना पोर्शन आपको क्लियर है कि प्रेजेंटेशन में कह रहा हूँ, सेंडर और रिसीवर के टाइम ये लेयर्स किस तरीके से काम करती है? प्रेम को क्लियर है, बाकी लोगों को? सनी एंड मुस्कान, आपको क्लियर है ये चीज़? गाइज आप चैट में लिख सकते हो या फिर आप माइक ऑन करके बता सकते हो। Good evening, sir. This is my first session, so I am not able to understand right now. ओके मुस्कान, मुस्कान मैंने एक बार पहले ये वाला टॉपिक कवर अप कर देता हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमने इतना पोर्शन देखा था एंड हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। एनकैप्सुलेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा था कि चीज़ें अलग अलग लेयर्स में आ रही थी एंड डेटा के जो हेडर्स या फिर ट्रेलर्स हैं वो उसके साथ जुड़ रहे थे। एंड रिसीवर वाले कंप्यूटर में हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डी इनकैप्सुलेशन, बेसिकली उसका उल्टा जो कि ऊपर हो रहा था। As such, you can think of the layers of the OSI model as existing inside every computer with network capabilities. It's not actually as clear cut in practice. Computers all follow the same process of encapsulation to send data and de-encapsulation upon receiving it. देखो OSI मॉडल आपको चाहे प्रैक्टिकली समझना आए पर थियोरेटिकली मॉडल यही चलता है। एंड जब यही प्रोसेस फॉलो अप किया जाता है इसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। रिसीवर वाले कंप्यूटर पर ये इसका उल्टा हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डी एनकैप्सुलेशन। अब जो प्रोसेसेस है हमारे पास दोनों, एनकैप्सुलेशन और डी एनकैप्सुलेशन, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे ये प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं आते पर यही प्रोसेसेस स्टैंडर्ड सेट करते हैं डेटा को भेजने या रिसीव करने के लिए। इसका मीनिंग क्या कहता है कि ना जितने भी ट्रांसमिशन होंगे वो सारे के सारे इसी मेथडोलॉजी को फॉलो अप करेंगे, चाहे हम डेटा एक साइड से भेज रहे हैं और दूसरे साइड से हम रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, जो मेन स्टैंडर्ड है वो OSI मॉडल ही रहता है। इज इट क्लियर?
प्रेम एंड सनी? ओके मुस्कान, मैं ना आपको बता दूंगा सेशन के अगले पार्ट में, एक बार पहले मैं ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस में यहाँ पर क्या कहता है कि हाउ वुड यू रेफर टू डेटा लेयर डेटा एट लेयर 2 ऑफ द एनकैप्सुलेशन प्रोसेस विद OSI मॉडल। तो क्या ये चीज़ आपको आती है? येस और नो? क्या आपको इसका आंसर पता है? आप बता सकते हो। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके आंसर्स अभी साथ साथ करता जाऊंगा। किसी को इसका आंसर पता है? ओके कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर मैं करता हूँ। हाउ वुड यू रेफर टू डेटा एट लेयर 2 ऑफ द एनकैप्सुलेशन? तो लेयर 2 में अगर आप देखते हो, लेयर 2 हेडर कहाँ पर जुड़ा है? स्टेज 6 पर। एंड डेटा यहाँ पर हम किसको बोलते हैं? फ्रेम्स में बोलते हैं। तो अगर मैं इसका आंसर देखूंगा तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पर फ्रेम्स। अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये क्या है? ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कहता है? हाउ वुड यू रेफर टू डेटा एट लेयर 4 ऑफ द एनकैप्सुलेशन प्रोसेस विद द OSI मॉडल इफ द UDP प्रोटोकॉल हैज़ बिन सेलेक्टेड? ओके तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लेयर 4 में क्या चीज़ हुई है, डेटा की कौन सी फॉर्म है अगर हम UDP को सेलेक्ट करते हैं। देखो TCP होता था तब हम क्या बोलते थे इसको? सेगमेंट्स। एंड UDP होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं? डेटाग्राम्स। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो डेटाग्राम होना चाहिए। लेट मी चेक इट। एंड ये आंसर हमारा करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है? वट प्रोसेस वुड अ कंप्यूटर परफॉर्म ऑन रिसीविंग अ मैसेज या ऑन अ रिसीव्ड मैसेज? देखो जब हम मैसेज यहाँ से भेज रहे हैं तब कौन सा प्रोसेस होता है? एनकैप्सुलेशन। जब हम मैसेज रिसीव कर रहे हैं प्रोसेस होता है हमारे पास डी इनकैप्सुलेशन। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? डी इनकैप्सुलेशन। एंड इसको मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा एंड ये आंसर क्या है? हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच इज़ द ओनली लेयर ऑफ द OSI मॉडल टू ऐड अ ट्रेलर? देखो ट्रेलर हमारा ऐड होता है डेटा लिंक लेयर पर। अगर आप इसको चेक करोगे तब आपको दिख जाएगा डेटा लिंक हेडर एंड ट्रेलर आर एडेड। ये चीज़ होती है हमारी स्टेज 6 पर, जिसमें आप देख सकते हो L2 हेडर एंड L2 ट्रेलर हमारा एडअप हो चुका है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? डेटा लिंक। एंड इसको मैं सबमिट करूँगा, ये क्या है? हमारा करेक्ट है। डज एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी? क्या एनकैप्सुलेशन से हमें सिक्योरिटी की एक लेयर एक्स्ट्रा मिलती है? अगर आंसर येस होगा तो आएगा ए, अगर आंसर नो होगा तो आएगा नहीं। देखो एनकैप्सुलेशन से हमें सिक्योरिटी मिलती है, इसका आंसर येस है तो यहाँ पर आना चाहिए ए। एंड मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, ये हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है। ओके तो मुस्कान यहाँ पर न्यू है। मुस्कान क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. ओके तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली 100 डेज ऑफ हैकिंग का चैलेंज है एंड इस चैलेंज में हम क्या करते हैं? हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में समझते हैं, हम अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में समझते हैं जिससे कि हैकर्स रियल लाइफ में हैक करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने समझी थी वो था हमारे पास लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 9 o'clock वाले सेशन में। एंड कल हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। उसका हमारा टास्क 1 एंड टास्क 2 हो गया था, टास्क 3 भी हमारा हो चुका है एनकैप्सुलेशन। आप ना जस्ट बिल्कुल बीच में आए हो तब माइट भी आपको ना चीज़ें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लगे, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि ना आप पिछले रिकॉर्डिंग्स ज़रूर चेक कर लेना। रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, नहीं तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैंने एक प्लेलिस्ट सेंड कर रखी है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल नया टॉपिक है, आप यहाँ से बिल्कुल फ्रेशली स्टार्ट कर सकते हो। टॉपिक का नाम है TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल आपके हर तरीके के एग्जाम में पूछा जाता है जो कि नेटवर्किंग से रिलेटेड होता है एंड हैकिंग के अंदर भी TCP/IP मॉडल समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब TCP/IP मॉडल आखिर होता क्या है? TCP आपको ऑलरेडी पता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP होता है हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये क्या है? ये TCP/IP मॉडल OSI मॉडल से बहुत ज़्यादा सिमिलर है।
जो TCP/IP मॉडल है ना, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, एंड रियल वर्ल्ड में जितने भी नेटवर्किंग होती है वो हमारे TCP/IP मॉडल पे ही होती है। अब कुछ सोर्सेज के हिसाब से TCP/IP मॉडल में 5 लेयर्स होती हैं, कुछ सोर्सेज के हिसाब से TCP/IP मॉडल में 4 लेयर्स होती हैं। यहाँ पर ट्राई हैकमी के हिसाब से TCP/IP मॉडल में टोटल 4 लेयर्स है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क इंटरफेस। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, TCP/IP मॉडल में टोटल 4 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क इंटरफेस। अब इनके जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल सेम हैं जैसे कि OSI मॉडल में होते हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। OSI मॉडल अगर आपको याद हो तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन। अब TCP/IP ने क्या किया, इन तीनों लेयर्स को एक साथ कंबाइन कर दिया एंड एक ही लेयर बना दी, एप्लीकेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी सेम वही है, ट्रांसपोर्ट TCP/IP में। जो लेयर हमारे पास नेटवर्क की थी उसका नाम हो गया TCP/IP में इंटरनेट, एंड जो हमारे पास डेटा लिंक लेयर थी एंड फिजिकल लेयर थी, उन दोनों को कंबाइन करके हमने क्या कर दिया, नेटवर्क इंटरफेस। चीज़ें सेम ही हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। मेन जो चीज़ हुई है, OSI मॉडल एक थियोरेटिकल मॉडल है एंड TCP/IP मॉडल एक प्रैक्टिकल मॉडल है, जिससे कि हमारी नेटवर्किंग काम करती है, या पूरा का पूरा इंटरनेट जिसको फॉलो अप करता है। जो प्रोसेस है एनकैप्सुलेशन का एंड डी एनकैप्सुलेशन का, वो बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से हमारे पास OSI मॉडल में होता है, सिमिलर उसी तरीके से हमारे पास ये प्रोसेस TCP/IP मॉडल में चलता है। जैसे जैसे एक एक लेयर से चीज़ें पास ऑन होती जाती हैं, यहाँ पर एक एक हेडर ऐड होता जाता है, एंड जब वो रिसीविंग कंप्यूटर में जाता है तब एक एक हेडर क्या होता है, रिमूव होता जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी एनकैप्सुलेशन। देखो इस रूम में ना एक्चुअली थ्योरी बहुत ज़्यादा है, बट मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, अगर आपको थ्योरी समझ आ जाती है ना, जब आप प्रैक्टिकल हैकिंग करोगे तब चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहता है, नाउ लेट्स गेट डाउन टू द प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पर क्या कहता है, लेयर्ड मॉडल को आप किस तरीके से समझ सकते हो। A layered model is great as a visual aid. It shows us the general process of how data can be encapsulated and sent across a network. But how does it actually happen? अभी तक हमने ये चीज़ तो समझ ली यार कि एनकैप्सुलेशन ऐसे होता है, इसमें ये स्टेजेस होते हैं, एंड डी एनकैप्सुलेशन उसका रिवर्स होता है। बट क्वेश्चन ये है कि आखिर ये जितनी भी चीज़ें हैं ये रियलिटी में कैसे हो रही है, रियल लाइफ में ये चीज़ें कैसे हो रही है। तो यहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रखी हैं, इस डायग्राम से बता रखा है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो साइन है, साइन एक्ट है, एंड लास्ट में हमारे पास एक्ट दे रखा है। ये चीज़ें आपकी जो होता है कम्युनिकेशन, वो होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। क्लाइंट होता है आपका खुद का कंप्यूटर एंड सर्वर होता है कंपनी का कंप्यूटर। इस चीज़ को हम समझेंगे क्लाइंट और सर्वर को, कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में आखिर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस आखिर हो रहे हैं। When we talk about the TCP/IP model, it's all well and good to think about a table with 4 layers in it. जब भी मैं TCP/IP मॉडल के बारे में बात करता हूँ तो इसमें टोटल 4 लेयर्स होती हैं, पर यहाँ पर रियलिटी में हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कुछ सेट होते हैं रूल्स और रेगुलेशन के, जिनसे हमें पता चलता है कि इंटरनेट पर काम आखिरी में हो कैसे रहा है। TCP/IP नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहला तो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको हम OSI मॉडल में बात कर चुके हैं। दूसरा है हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि कंट्रोल करता है कि पैकेट्स को किस तरीके से एड्रेस किया जाता है एंड भेजा जाता है। देखो TCP/IP सूट के अंदर इससे ज़्यादा भी प्रोटोकॉल्स हैं, पर एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल्स को हम आने वाले टास्क्स में बात करेंगे। अभी हमें TCP को ही दोबारा समझना है, जो कि हमने OSI मॉडल में भी समझा था। As mentioned earlier, TCP is a connection-based protocol. In other words, before you send any data via TCP, you must first form a stable connection between two computers. पहले ही हमने बात करी थी कि जो TCP होता है वो एक कनेक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल है, एंड दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो
तो अगर हम डेटा TCP से भेज रहे हैं तो सबसे पहले हमें इंटरनेट का या नेटवर्क का जो कनेक्शन है वो एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए दो कंप्यूटर्स के बीच में। एंड जो प्रोसेस होता है जिसमें हम कनेक्शन को फॉर्म करते हैं, हम उस कनेक्शन को बोलते हैं 3-वे हैंडशेक। हम उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? 3-वे हैंडशेक। अब यहाँ पर बताते हैं इसकी पूरी की पूरी स्टोरी डिटेल में कि आखिर ये 3-वे हैंडशेक काम कैसे करता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, एक हमें क्लाइंट दे रखा है, देन दूसरा हमें सर्वर दे रखा है। क्लाइंट भेजता है साइन पैकेट सर्वर के पास कि क्या मैं ये काम कर लूँ। सर्वर कहता है हाँ ठीक है कर लो। तब साइन एक्ट जाता है सर्वर से क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट कहता है ठीक है मैं ये काम कर रहा हूँ, तो एक्ट जाता है वापस सर्वर के पास। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। When you attempt to make a connection, your computer first sends a special request to the remote server indicating that it wants to initialize a connection. जब हमारा कंप्यूटर ट्राई करता है किसी सर्वर से बात करने के लिए या फिर किसी और कंप्यूटर से बात करने के लिए, तब हमारा कंप्यूटर एक इंडिकेशन भेजता है कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए। दिस रिक्वेस्ट कंटेन समथिंग कोल्ड SYN। SYN की फुल फॉर्म होती है सिंक्रोनाइज बिट। इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या चीज़ होती है? साइन बिट होती है। साइन बिट को हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइज बिट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहला कॉन्टैक्ट बनाने के लिए जब ये कनेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। द सर्वर विल देन रिस्पॉन्ड विद अ पैकेट कंटेनिंग द साइन बिट एज वेल एज अनदर एक्नॉलेजमेंट बिट कॉल्ड ACK। देखो क्लाइंट क्या करता है, वो साइन बिट भेजता है सर्वर के पास एंड सर्वर कहते हैं हाँ ठीक है मेरे को सिंक्रोनाइज बिट मिल चुकी है, तो वो साइन के साथ साथ एक एक्नॉलेजमेंट बिट ऐड कर देता है कि हाँ ठीक है मुझे ये मिल चुका है। देन उसके बाद क्या कहता है? फाइनली योर कंप्यूटर विल सेंड अ पैकेट दैट कंटेन्स द ACK बाय इटसेल्फ confirming that the connection has been set up successfully। जब साइन ACK उसको वापस मिल जाता है तब वो उसको ACK भी वापस कर देता है, वो भी एक्नॉलेज कर देता है हाँ ठीक है तुम्हारी साइड से भी सब ठीक है और मेरी साइड से भी सब ठीक है। तब हम क्या कर सकते हैं? हम एक कनेक्शन बना सकते हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं 3-वे हैंडशेक। विद द 3-वे हैंडशेक सक्सेसफुली कंप्लीटेड, डेटा कैन बी रिलायबली ट्रांसमिटेड बिटवीन द टू कंप्यूटर्स। Any data that is lost or corrupted on transmission is resent। अगर कोई भी डेटा खराब हो चुका है, कोई भी डेटा रास्ते में गुम हो चुका है जो कि अपने एंड तक नहीं पहुंचा, तब वो स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा दोबारा भेजा जाता है। एंड इसी की मदद से, इसी चीज़ की वजह से हम इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? लॉसलेस कनेक्शन। देखो ये समझ आया कि अगर 3-वे हैंडशेक क्या होता है, किस तरीके से काम करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। साइन क्या होता है, ACK क्या होता है? साइन की फुल फॉर्म होती है सिंक्रोनस बिट्स एंड ACK की फुल फॉर्म होती है एक्नॉलेजमेंट बिट। ठीक है, देखो बैकग्राउंड म्यूजिक को अभी इग्नोर करना। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहता है? यहाँ पर कुछ हिस्ट्री दे रखी है कि आखिर हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आखिर TCP/IP मॉडल या फिर OSI मॉडल बनाए क्यों गए थे। देखो शुरुआत में क्या है, कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। मान के चलो कि अलग अलग कंपनी है और कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, तो हर कंपनी क्या कर सकती है? वो अपना सिस्टम कुछ भी बना सकती है, खुद भी बना सकती है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर हर कंपनी एंड्रॉयड फ़ोन बना रही है पर उनके मॉडल्स अलग हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है, तो इसका मीनिंग ये है कि वो एंड्रॉयड फ़ोन्स एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होंगे। बट अगर मैं एक स्टैंडर्ड सेट कर देता हूँ कि यार ये फ़ोन है, इसमें मिनिमम ये चीज़ें तो होनी चाहिए, तो उससे क्या होगा? हर एक फ़ोन में एक कॉमन चीज़ ज़रूर होगी। जैसे आज के टाइम में एक स्टैंडर्ड है कि यार मेरे फ़ोन में कैमरा होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, टच स्क्रीन होनी चाहिए एंड XYZ चीज़ें होनी चाहिए। सिमिलरली अगर हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो हम लोग अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, हमारा लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, या राउटर हो गया, वाईफाई हो गया, कोई भी चीज़ होगी, ये अलग अलग तरीके के डिवाइसेस हैं। अगर एक स्टैंडर्ड मॉडल नहीं होता, चाहे वो TCP/IP है, चाहे वो OSI मॉडल है, तब मेरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से या फ़ोन से कनेक्ट ही नहीं हो पाता।
बिकॉज वो चीज़ें आपस में कंपेटिबल ही नहीं होती। TCP/IP मॉडल 1982 में आया था, जिसको अमेरिकन DoD लाए थे, जिन्होंने एक स्टैंडर्ड दिया था ताकि अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स उस स्टैंडर्ड को फॉलो अप कर सके। देन कुछ टाइम बाद OSI मॉडल भी आया था। OSI मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था ISO ने। ISO होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब यहाँ पर मेनली इतना ही पोर्शन था कि आखिर OSI मॉडल क्या होता है एंड TCP/IP मॉडल क्या होता है। रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें काम करती हैं वो TCP/IP मॉडल के ऊपर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास कि कौन सा मॉडल पहले आया था, OSI मॉडल आया था या फिर TCP/IP मॉडल आया था। आप लोग आंसर करोगे, आप लोग चैट में आंसर कर सकते हो, मैं देख रहा हूँ चैट साथ साथ। सनी लिख रहे हैं OSI आया था, बाकी लोग ओके कोई दिक्कत नहीं है गुरु, सभी लोग OSI लिख रहे हैं। चलो मैं यहाँ पर OSI लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर OSI लिखता हूँ तो क्या ये सही है? नहीं, सबसे पहले आया था TCP/IP मॉडल। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चला? पहले तो फॉर्मेट देख के ही समझ आ गया था कि 3 वर्ड्स स्टार थे / 2 वर्ड स्टार। अगर मैं उसको भी ना देखूँ तो जस्ट अभी हमने बात करी थी कि 1982 में TCP/IP मॉडल आया था एंड उसके बाद लेटर द OSI मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो पहले आया था TCP/IP, उसके बाद आया था OSI। ठीक है, OSI मॉडल ISO लाया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, बट फिर भी जो सही से काम किया रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें चली हैं वो TCP/IP मॉडल के ऊपर ही चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल कवर्स द फंक्शनैलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो कौन सी ऐसी लेयर है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटी को कवर अप करती है? किसी को इसका आंसर पता है? किसी को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर ही करती है। ठीक है, इसका आंसर ट्रांसपोर्ट ही है और ट्रांसपोर्ट ही आना चाहिए, ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है विच लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल कवर्स द फंक्शनैलिटी ऑफ द सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम कौन करता है? आप चाहो तो आप हेल्प भी ले सकते हो ऊपर से। ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है कि OSI मॉडल में जो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन था वो एक साथ मैच्ड अप थे। देन TCP/IP मॉडल जो हमारे पास है उसमें हमारे पास इन तीनों को मिक्स करके एक ही बना दिया, एप्लीकेशन। देन ट्रांसपोर्ट जो OSI था, TCP में भी ट्रांसपोर्ट ही है। OSI में जो नेटवर्क था वो TCP/IP में इंटरनेट है। जो OSI में डेटा लिंक और फिजिकल था, TCP/IP में वो है नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो सेशन लेयर का यहाँ पर कौन काम कर रहा है? एप्लीकेशन। एंड एप्लीकेशन करते हैं यहाँ पर, ये आंसर हमारा करेक्ट है। उसके बाद क्या कहता है? द नेटवर्क इंटरफेस लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल कवर्स द फंक्शनैलिटी ऑफ द 2 लेयर्स इन द OSI मॉडल, द डेटा लिंक लेयर एंड। ओके, तो यहाँ पर कहता है कि जो नेटवर्क इंटरफेस लेयर है ना TCP/IP मॉडल में, ये क्या करती है? ये 2 अलग अलग लेयर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी 2 अलग अलग लेयर्स का कॉम्बिनेशन है इसको हम देखते हैं। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को मिला के हमारे पास क्या बनता है? नेटवर्क इंटरफेस। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए फिजिकल। तो मैं यहाँ पर फिजिकल लिखता हूँ एंड ये क्या है? हमारा करेक्ट है। उसके बाद क्या कहता है? विच लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल हैंडल्स द फंक्शनैलिटी ऑफ द OSI नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी लेयर संभालती है नेटवर्क लेयर का काम? वो है हमारे पास इंटरनेट। हमारे पास कौन सा यहाँ पर? इंटरनेट। एंड मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा? सबमिट करूँगा। व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल इज TCP? TCP कौन सा प्रोटोकॉल है? UDP अगर कनेक्शन लेस है तो TCP होना चाहिए हमारे पास कनेक्शन बेस्ड। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? मैं यहाँ पर लिखूँगा कनेक्शन
बेस्ड, एंड मैं इसको यहाँ पर सबमिट कर दूंगा एंड ये हमारा आंसर करेक्ट है। सिन की फुल फॉर्म क्या होती है? सिन की फुल फॉर्म होती है सिंक्रोनाइज, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? सिंक्रोनाइज। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। देन उसके बाद क्या कहता है? व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ द 3-वे हैंडशेक? सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या था? पहले था साइन, दूसरा था साइन एक्ट एंड तीसरा था एक्ट। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या आ जाएगा? साइन स्लैश एक्ट, एंड इसको मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा और ये हमारा करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्या कहता है? व्हाट इज़ द शॉर्ट नेम फॉर एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट इन द 3-वे हैंडशेक? शॉर्ट नेम इसका क्या था? एक्ट था। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? AC की एक्ट। एंड इसको हमने कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ ही हमारा क्या है? ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। देखो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 एंड टास्क 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल हमने टास्क 1 एंड 2 किया था, आज हमने टास्क 3 एंड 4 किया है। कल हमने पिंग कमांड को भी देखा था कि पिंग कमांड क्या होता है। तो पिंग कमांड में एक बार हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ, इसकी मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये चीज़ हमें ऑलरेडी वैसे पता ही है, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ। टर्मिनल पे मैं जाऊँगा। पिंग कमांड में क्या होता है कि मैं दुनिया के किसी भी IP एड्रेस को चेक कर सकता हूँ कि क्या वो IP एड्रेस मेरे नेटवर्क से एक्सेसिबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे गूगल का IP चेक करना है, तो वो था हमारे पास 8.8.8। मुझे ये चीज़ चेक करनी है कि गूगल को क्या मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, तब मैं यहाँ पर पिंग कमांड लगा सकता हूँ। पिंग कमांड लगाने से होगा क्या कि कुछ पैकेट्स मेरा डिवाइस गूगल के सर्वर पे थ्रो करेगा एंड सर्वर वापस कुछ पैकेट्स भेज देगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ कि गूगल ऑन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको स्टॉप करता हूँ। तब आप देख सकते हो कि 16 पैकेट्स ट्रांसमिटेड, 16 पैकेट्स रिसीव्ड, 0% पैकेट लॉस, एंड यहाँ पर एक एवरेज टाइम दे रखा है। 16 पैकेट्स हमने अपने डिवाइस से भेजे, 16 पैकेट्स मतलब 8.8.8 वाले से हमारे डिवाइस पर आए। तो यहाँ पर ये चीज़ पिंग करता है चेक करने के लिए। तो अभी मैं इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि व्हाट कमांड वुड यू यूज़ टू पिंग द bbc.co.uk वेबसाइट। तो यहाँ पर मैं पिंग लिखूँगा एंड डायरेक्टली वेबसाइट का नेम लिखूँगा, तब हो क्या जाएगा? यहाँ पर ये चीज़ पिंग हो जाएगी। देन IPv4 एड्रेस पूछ रखा है। इसका एड्रेस निकालना बिल्कुल सिंपल है। आप इसको यहाँ पर जस्ट कॉपी करोगे, यहाँ पर जाओगे एंड आप यहाँ पर पिंग करोगे, Ctrl+Shift+V से आप पेस्ट करोगे, एंटर प्रेस करोगे। देन मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो IP दे रखा है 217.160.15, तो यहाँ पर 217.160.152, एक मिनट, क्या यहाँ पर 152 था? हाँ 152। तो ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। क्या आपको पहले दो समझ आ गए? पिंग कमांड क्लियर है? येस और नो करके आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको क्लियर है तब आप येस कर दो, अगर आपको डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। ऑल राइट, तो अगर आपको इतना पोर्शन क्लियर है, देन उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है हमारे पास व्हाट स्विच लेट्स यू चेंज द इंटरवल ऑफ सेंट पिंग रिक्वेस्ट। कौन सा स्विच हमें चेंज करने देता है इंटरवल जो कि हम पिंग रिक्वेस्ट को भेजते हैं? देखो जनरली हम क्या कर सकते हैं, हम मैन पिंग लिख सकते हैं या फिर पिंग स्पेस -h या -help लिख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक हिंट भी दे रखा है, लुक इन द मैन पेज। तो इंटरवल चेंज करने के लिए अगर हमें चेक करना है किसी भी कमांड का मैनुअल, तब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? मैन, एंड मैन के बाद मैं यहाँ पर कमांड का नेम लिखूँगा। मैन स्पेस पिंग से किसी भी कमांड का मैनुअल आ जाएगा। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा, तब आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड साइनॉप्सिस में आप यहाँ पर देख सकते हो कि आई किसकी तरफ रेफर करता है? इंटरवल की तरफ। क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछ रखा था? इंटरवल पूछ रखा था। -i कर देंगे, आंसर यहाँ पर सबमिट करेंगे, तो ये आंसर क्या है? हमारा करेक्ट है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट स्विच वुड यू अलो टू रेस्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट टू IP वर्जन 4। कौन से स्विच का आप इस्तेमाल करोगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको सिर्फ IP वर्जन 4 का ही इस्तेमाल करना है?
ओके, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो होना चाहिए -4। अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये आंसर इसका करेक्ट है। एक बार हम देख लेते हैं कैसे। तो क्या यहाँ पर हमें गिवन है या नहीं है? ओके, वैसे तो नहीं है। यहाँ पर हाँ गिवन है डिस्क्रिप्शन में कि हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर मैं IP वर्जन 4 को चेक करना चाहता हूँ तो -4 आएगा। अगर मैं IP वर्जन 6 को चेक करना चाहता हूँ तब -6 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट स्विच वुड गिव यू अ मोर वर्बोस आउटपुट। तो वर्बोस आउटपुट हमें किस तरीके से मिलेगा? ज़्यादातर वर्बोस आउटपुट का स्विच होता है -V ही, एंड इसको हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क्या हमें ये चीज़ ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो लेट मी जस्ट चेक सम ऑप्शंस। हाँ, V में आप देख सकते हो -V करेंगे तो वर्बोस आउटपुट आता है हमारे पास। मैं यहाँ पर इसको सबमिट करूँगा तो ये आंसर क्या है हमारे पास? करेक्ट है। इज इट क्लियर? क्या आपको टास्क 5 क्लियर है? देखो, अगर आपको डाउट हो तो आप अपने डाउट्स पूछ लेना, या फिर मैं आपको बेस्ट चीज़ तो यही कहूँगा कि आप ना सारी कमांड्स को ट्राई आउट करो, आप चीज़ें करके देखो। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती आप मेरे से अभी पूछ सकते हो, और आप मेरे से नेक्स्ट सेशन में भी पूछ सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टास्क है जिसका नाम है ट्रेस रूट। ट्रेस रूट में क्या होता है इसको हम थोड़ा समझते हैं। ट्रेस रूट ना पिंग कमांड का ही लॉजिकल फॉलोअप है। ये बेसिकली क्या करता है, ये ना मैप करता है पूरे के पूरे पाथ को कि हमारे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे या फिर दूसरे कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर का रास्ता क्या है। ठीक है, कौन से रास्ते से ट्रैवल होकर हम पहुंच रहे हैं एक X जगह पे। देखो, हमारे पास विंडोज़ में ट्रेस रूट को हम बोलते हैं ट्रेसर्ट, एंड लाइनक्स में हम इसको बोलते हैं ट्रेस रूट। अगर मान के चलो मुझे देखना है कि बेटर कॉल मानो वाली वेबसाइट का रास्ता क्या है, मेरा कंप्यूटर कौन से रास्ते से उससे कनेक्ट कर रहा है, तब मुझे क्या करना होगा? तब मुझे लिखना होगा, एक मिनट मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। मुझे कमांड लिखनी होगी ट्रेस रूट, एंड ट्रेस रूट लिखने के बाद मुझे अपना डोमेन नेम डाल देना है। मुझे यहाँ पे जैसे लिखना है bettercallmanav.com, एंड मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। एंटर करते ही आप यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पिंग कर रहा है bettercallmanav.com पे, एंड ये पाथ्स फाइंड कर रहा है कि आखिर मेरा डिवाइस उस स्पेसिफिक डोमेन पर कैसे पहुँचेगा। ट्रेस रूट का बेस समझ आ गया आपको? ठीक है, मैं एक बार ना इसको स्टॉप कर दिया मैंने। एक बार हम ना ट्रेस रूट करते हैं किसी दूसरी चीज़ को, जैसे हम google.com को करते हैं, या फिर को मैं ट्राई हैक मी को ही ट्रेस रूट करके देखता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर अभी क्या होगा, यहाँ पर ये ट्राई हैक मी के पास रिक्वेस्ट भेज रहा है, एंड जितने भी पाथ होंगे या जितने भी पॉइंट्स होंगे ये उनको कवर अप करके हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। मोस्ट प्रोबेबली या तो मैं किसी टाइप का रूल और रेगुलेशन यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड में, जिस वजह से इन्फो नहीं आ रही। पर जनरली जो ट्रेस रूट है वो कुछ इसी तरीके से काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पर किया traceroot.com, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं जिसके थ्रू मेरी रिक्वेस्ट पास ऑन हो रही है गूगल के ऊपर। इज़ इट क्लियर? मतलब मेरे घर के राउटर से लेके गूगल के सर्वर तक कौन कौन से डिवाइसेस हैं, वो सारे के सारे डिवाइसेस को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम ट्रैक कर सकते हैं। देखो, अगर आपको क्लियर है तब आप पूछ सकते हो, अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं है देन आप मुझे बता भी सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ क्लियर नहीं है या आपको इस स्पेसिफिक चीज़ में डाउट है। तो
अच्छा एक बार फिर से समझा दीजिए ट्रेस रूट वाला, हाँ ठीक नहीं है, समझा। ठीक है, मैं ट्रेस रूट दोबारा समझा देता हूँ। ट्रेस रूट सिंपल है। ट्रेस रूट कमांड बेसिकली क्या करती है, आप ना ट्रेस रूट लिख सकते हो एंड ट्रेस रूट के बाद आपको कोई भी डोमेन लिखना है। ये बेसिकली पिंग ही कर रहा है, पर पिंग के केस में क्या होता था, वो ये बताता था कि वो स्पेसिफिक आईपी या डोमेन लाइव है या नहीं है। ट्रेस रूट के केस में क्या होगा, ट्रेस रूट के केस में ये रास्ता बताएगा कि आखिर जब मैंने लिखा ना कि ट्रेस रूट google.com, तो ये मेरे डिवाइस से गूगल के सर्वर तक कैसे पहुंचा, कौन कौन से सर्वर थे, कौन कौन से डिवाइसेस थे, ये उसका पूरा का पूरा रास्ता दे रहा है। एंड टाइम इंटरवल है एंड कुछ बेसिक डिटेल्स हमारे पास और मिल रही है। ओके ठीक है सर। क्लियर है? ओके तो Yes, sir. यहाँ पर अब कुछ बेसिक क्वेश्चन है कि यूज ट्रेस रूट ऑन tryhackme.com, कैन यू सी द पाथ योर रिक्वेस्ट हैज टेकन। ओके तो यहाँ पर tryhackme.com को हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रेस रूट पर लगा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि मैं कोई फायरवॉल या मैं दूसरे कॉन्फ़िगरेशंस का यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पर दिख नहीं रहा, बट अगर आप अपने सिस्टम में ट्राई आउट करोगे तब ये चीज़ चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक स्विच के बारे में पूछा है कि कौन सा स्विच यूज़ करेंगे इंटरफेस को स्पेसिफाई करने के लिए। देखो वैसे तो मुझे इसका आंसर याद है, बट अगर आप इसको चेक करना चाहो तब आप क्या कर सकते हो, आप मैन कमांड का यूज़ कर सकते हो, मैन स्पेस ट्रेस रूट। उससे क्या होगा, वो मैनुअल है हर एक कमांड की, उससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर ये बात करता है इंटरफेस को स्पेसिफाई करने की। इंटरफेस को हम किससे स्पेसिफाई करते हैं, ये हम करते हैं -i से। देखो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पर -i लिख रहा हूँ डायरेक्टली। आप कैसे चेक कर सकते हो, आपको जस्ट लिखना है मैन के बाद आपको कमांड नेम लिखना है एंड आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट स्विच वुड यू यूज इफ यू वांटेड टू यूज TCP साइन रिक्वेस्ट व्हेन ट्रेसिंग द रूट। यहाँ पर कहता है कि आप कौन से स्विच का इस्तेमाल करोगे जब आपको ये TCP रिक्वेस्ट चेक करनी हो। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता ही देता हूँ डायरेक्टली कि ना TCP साइन रिक्वेस्ट ये सारी चीज़ हम किससे चेक कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं -t से। अगर मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहता है, विच लेयर ऑफ द TCP IP मॉडल विल ट्रेस रूट रन ऑन विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका काम करता है इंटरनेट के ऊपर। ये एक रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये चीज़ आप गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो लेयर की वर्किंग में आ जाएगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसके आंसर रियलिटी में निकाल कैसे सकते थे। आपको यहाँ पर लिखना है मैन एंड एक मिनट को मुझे लिखना है मैन स्मॉल में MAN मैन एंड मैन स्पेस यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्रेस रूट। तो मैं यहाँ पर ट्रेस रूट लिखता हूँ और मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें साइनॉप्सिस में दे रखा है एंड नीचे अगर हम जाएंगे तो हमें अलग अलग ऑप्शंस भी दे रखे हैं। इज इट क्लियर? यस सर। गाइस अगर आपको क्लियर हो आप तभी यस लिखना, कोई डाउट हो तब आप पूछ सकते हो। ठीक है, देन टास्क 7 है। टास्क 7 वैसे मैंने कल ही करवा दिया था। टास्क 7 था हु इज कमांड। तो हु इज कमांड और डिग ही बचा है। हु इज कमांड में हम जनरली क्या करते हैं, मुझे किसी भी डोमेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तब मैं कौन से कमांड का इस्तेमाल करता हूँ, तब मैं इस्तेमाल करता हूँ हु इज कमांड का। इससे क्या होता है कि हम जो भी कमांड स्पेसिफाई करते हैं ना, हम जो भी डोमेन स्पेसिफाई करते हैं हु इज के बाद, वो उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देता है। फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है कि google.com किसने बनाया है या lenskart.com किसने बनाया है, तब मैं कौन से कमांड का इस्तेमाल करूँगा, मैं करूँगा हु इज कमांड का। हु इज स्पेस google.com, हु इज स्पेस lenskart.com। तो ये पोर्शन हम यहाँ पर लिखते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो जनरली हमने ये कल भी देखा था वैसे। ओके, परफॉर्म हु इज ऑन facebook.com।
ओके, तो मैं यहाँ पर facebook.com पर हुईज कर देता हूँ। एक मिनट रुको, इसको मैं यहाँ पर क्विट करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा हु इज़ एंड मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, facebook.com एंड मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ना मेरे पास जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आएगी वो क्या करेगी, वो मुझे बताएगा कि ये सारी की सारी डिटेल्स हैं कि आखिर किसने फेसबुक रजिस्टर किया था, कब किया था, ये डोमेन कब एक्सपायर होगा, कहाँ से चीज़ें की गई हैं, लोकेशन क्या है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है facebook.com से जुड़ी हुई वो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है, एक बार मैं इसको ऊपर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना रह जाए कि मैंने बताया नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि फेसबुक के नेम सर्वर्स यहाँ पर गिवन है, ईमेल दे रखा है, कंपनी का फ़ोन नंबर गिवन है, कहाँ पर चीज़ें रजिस्टर्ड है, ठीक है, हमें सिटी गिवन है, पोस्टल कोड है, कंट्री है, फ़ोन नंबर है। उसके अलावा कंपनी का नाम अगर आप देखोगे, पहले टेक ऑर्गेनाइजेशन का नाम था फेसबुक इनकॉर्पोरेशन, अब उसका नाम बदल चुका है, मेटा प्लेटफॉर्म्स इनकॉर्पोरेशन हो चुका है। देन इस टाइप की डिटेल्स यहाँ पर दे रखी हैं। अगर मैं इसको और ऊपर करता हूँ तब हमारे पास इसमें और भी ज़्यादा डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि डोमेन का रजिस्ट्रार कौन है, वो सारी की सारी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, डोमेन नेम, रजिस्ट्रार, यूआरएल, कब अपडेट हुआ था, कब क्रिएट हुआ था, रजिस्ट्रार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सभी की सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर हुईज सर्च करेंगे facebook.com पे, तो ये क्या है, हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेंट पोस्टल कोड फॉर facebook.com, तो facebook.com का यहाँ पर क्या कहता है, एक मिनट, क्वेश्चन मैं एक बार देखो दोबारा, क्वेश्चन है हमारे पास कि रजिस्ट्रेंट पोस्टल कोड, तो पोस्टल कोड अगर मैं चेक करूँगा, लेट मी चेक इट। ओके, पोस्टल कोड 94025, जिसका नहीं दिख रहा ये रहा। ठीक है, एडमिन पोस्टल कोड मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, आंसर में यहाँ पर वही सेम नंबर लिख दूँगा 94025 एंड मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो एक मिनट 25 एंड ये हो गया मेरा सबमिट एंड ये आंसर क्या है मेरा करेक्ट है। उसके बाद क्या कहता है कि when was the facebook.com डोमेन फर्स्ट रजिस्टर्ड, पहली बार कब हुआ था, पहली बार ये 1997 के अराउंड हुआ था। लेट मी चेक इट। ओके, तो अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या हम निकाल सकते हैं, हम वो चीज़ देखते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या था कि कब रजिस्टर हुआ था। हमारे पास एक्सपायरेशन डेट है, अपडेशन डेट है, क्रिएशन डेट है। ओके, क्रिएशन डेट आ चुकी है यहाँ पर 29 डेट है, 3rd मंथ है 1997। तो हमें इसी फॉर्मेट में देखना है, 29 हो गया, देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3rd मंथ एंड ईयर क्या है हमारे पास 1997 एंड मैं यहाँ पर इसको सबमिट करूँगा एंड ये आंसर क्या है हमारा करेक्ट है। देन इसके बाद क्या है, इन्होंने एक हुईज सर्च करने के लिए कहा है microsoft.com पे। देखो ये बेसिक से चीज़ है, अगर आप करोगे हुईज स्पेस microsoft.com आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। वैसे मुझे जनरली इसके बारे में पता है कि इसके आंसर्स क्या होने वाले हैं। ठीक है,
यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा, अगर मुझे ये पूरी की पूरी चीज़ करनी है, मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे लिखना है हु इज़, एंड हु इज़ के बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं लिख दूँगा microsoft.com एंड माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड चीज़ें हमें मिल जाएंगी। क्या आप इस पोर्शन को एज अ होमवर्क कर सकते हो, ये 3 क्वेश्चन? यस सर, कर सकते हैं। ओके ठीक है, अगर आप ये पोर्शन कर सकते हो तो मैं ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। देन टास्क 8 है डिग वाले पोर्शन को हम कल देखेंगे, बहुत बेसिक से चीज़ है, ये डीएनएस से रिलेटेड है। एंड इसी के साथ ही हमारा कल डिग वाला टास्क कंप्लीट होते ही हमारा ये रूम क्या है, ये रूम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज अगर मैं डिग करूँगा ना 15 मिनट लग जाएंगे एंड मुझे 10 o'clock के पर ये सेशन एंड करना था। रूम नेम है आपका इंट्रोडक्टरी नेटवर्किंग। लर्न में जाओगे, सर्च पे जाओगे, वहाँ पर अगर आप सर्च भी करोगे नेटवर्किंग, आपको ये रूम मिल जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो आप मुझे बस 1 मिनट दो, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।